नाज़रीन, हमारे पूरे पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगहें हैं, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं। कुछ लोग उसको आँखों से देखते हैं और अपनी आँखों में कैद कर लेते हैं, और कुछ लोग उसे अपने कलम बंद कर लेते हैं, स्केच करते हैं कागज़ के ऊपर, कोरे कागज़ पे उसका पूरा स्केच जो है वो तख्लीक कर देते हैं। और ऐसे तख्लीक करते हैं, ऐसे बनाते हैं कि जब आप उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है आप रियल मंज़र देख रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो आज हमारे पास एक ऐसे ही मेहमान है जो बहुत खूबसूरत पेंटिंग करते हैं, स्केच करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। है तो पुलिस में मगर हुनर बहुत बड़ा है इनका। तो ज़ैन शाह हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, थैंक यू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन भी आप आ चुके हैं और उस वक्त भी मैंने आपकी बहुत तारीफ़ की थी और मैंने आपको वादा दिया था कि मैं आपको अपने मॉर्निंग शो पे ज़रूर बुलाऊंगी। जी बिल्कुल। क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन पे टाइम कम होता है, तो मैं ये चाहती थी कि लोगों को दिखाऊं कि आप किस तरीके की पेंटिंग करते हैं, कैसा स्केच करते हैं। आपको पता है दुनिया में कोई 80% लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ है पेंटिंग करने का, स्केचिंग करने का। ऐसे ही है? जी बिल्कुल, एक तो करने का भी शौक़ है और लोगों को ये चीज़ देखने का भी बहुत शौक़ है। हाँ। क्योंकि एक ऐसी हॉबी है, एक ऐसी एक्टिविटी है कि हर इंसान के दिल को ये भाती है। ऐसे ही है। और आप देखें कि आजकल का जो हमारा दौर है जिसमें टेंशन्स और स्ट्रेसनेस इस तरह के बहुत से मतलब मामलात हैं, शोर गुल है। मैं समझता हूँ कि पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी मेंटली तौर पे थेरापी भी करती है, आपको अच्छी वाइब्स देती हैं, आपको इसको देख के सुकून मिलता है। तो ज़ैन भाई मुझे बताएं ना कि आप तो वैसे पुलिस में हैं, हमारे सिपाही भाई हैं माशाल्लाह, उसके बावजूद ये कैसे काम शुरू कर दिया, इधर कैसे दिल लग गया? मैम देखिए, अल्लाह ने ना हर इंसान में कोई ना कोई खूबी रखी है। जैसे माशाल्लाह आपने एंकर किए जो कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, आपका भी एक पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में नाम है। शुक्रिया। हाँ, आपका मतलब अल्लाह ने ना आपसे ये काम मखसूस लेना था एक, तो कह लें कि जो आर्ट का काम है ना, अल्लाह पाक ने ये भी सलाहियत मुझ में रखी थी और ये मुझसे काम लेना था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे इस तरह के मतलब मामलात हैं कि आपको आर्ट का फौरी रिटर्न नहीं मिलता, तो आपको इसके साथ कुछ अर्निंग के लिए या उसके लिए आपको कुछ अपनी परमानेंट जॉब कह लें या जिस तरह भी है वो करना पड़ता है। अच्छा। और कुछ वालिदैन की कह लें कि ख्वाहिश पे मैं फ़ोर्स ज्वाइन की, जो कि आप कह लें कि ये इससे मुझे बड़ा दिली लगाव, क्योंकि ये फ़ोर्स ने मुझे बहुत मोहब्बत दी है। इस यूनिफॉर्म की वजह से मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट मिली है। तो मैं इस अपनी जो डॉल्फिन पुलिस है, पंजाब पुलिस है, मैं इसका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने इतने मुझे भरपूर प्यार दिया और लोगों के सामने लेके आए। और इसके साथ साथ जो आपकी मीडिया टीम्स हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि आप लोगों ने जो पुलिस का सॉफ्ट कॉर्नर है, पुलिस का जो सॉफ्ट इमेज है, बहुत लोग तो होते हैं जो कम दिखाते हैं इस चीज़ को, नेगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो सिटी 42, 24 न्यूज़, जो इस तरह के मतलब आपका जो इदारा है ये टैलेंट को बहुत उभारता है। और मोस्टली मतलब जो पुलिस अफसरान है, जो उनके जो टैलेंट है उनको आप लोग सामने लेके आते हैं। नहीं देखे ना, आप लोग इंसान हैं, फीलिंग्स रखते हैं, आप लोग के भी जज्बात होते हैं, आप लोग की भी फैमिली होती है, आप लोग को भी अपने ब्रेड एंड बटर के लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे हीरोज़ में होते हैं आप लोग, और हमारे लिए आप इतना काम करते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी देखभाल के लिए, तो आप लोग को भी सलाम है। तो मुझे बताएं किस एज से कर रहे हैं फिर ये? मैम ये चीज़ कह लें कि मेरे ब्लड में थी, आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, ये वो सारे मामला। इवन के मतलब जब स्कूल लेवल पे था तो जो मेरे क्लास फेलोज़ होते थे, मतलब उस दौर की बात बता रहा हूँ, जो मतलब 1-2 स्टेप्स की बात बता रहा हूँ, उसमें उनमें वो कहते थे कि ज़ैन भाई आप हमारा मतलब ये कार्टून स्केच हो गया या कि डिफरेंट एनिमल्स के मतलब जो होते थे स्केचेस, कहते थे आप बना दें। तो कह लें कि उनका काम पूरा होता था और मेरी जो रूह की ग़ज़ा होती थी उस टाइम भी, मतलब मेरा वो इतना वो होता था, मुझे इस चीज़ काम के इतना मतलब लगन था इस काम में कि मैं करता था तो मुझे मज़ा आता था, सुकून मिलता था। मैं तो मतलब कहता था यार और है तो आप लेके आएँ। क्या बात। तो मतलब ये सफ़र तब से मेरा चलता आ रहा है। तो आज मैं चाहूँगी कि जितने भी देखने वाले हैं अपने फैंस को कुछ बनाना सिखाए ना। आँख कैसे बनाते हैं आप? देखिए आइज़ के भी ना डिफरेंट मतलब वो होते हैं, शेडोज़ भी होते हैं और इसका डिफरेंट स्टाइल्स भी होता है। लाइक आप सामने देख रहे हैं तो जो आपका आई बॉल है जिसको आप ब्लैक कहते हैं, वो बिल्कुल आई के सेंटर में आएगा। मतलब आप साइड पे देख रहे हैं तो वो साइड पे बन जाएगा, ऐसे शो होगा कि आप साइड पे देख रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद जो मतलब ये एक स्केच बना के दिखा सकते हैं जरा? जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप कैमरे से कैमरा बंद कीजिएगा जरा देखने वालों को, ताकि क्लियरली समझ आए। आप बनाइएगा। जी जी डन।
जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं और आँख के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये देखें कितनी खूबसूरती से पहले ऊपर वाली जगह पे उन्होंने पेंसिल को वजन रख के, ऊपर वाली डार्क होती है बहुत एज कंपेयर टू नीचे वाली, ऊपर वाली लाइन को उन्होंने थोड़ा सा वजन रख के स्केच किया और नीचे वाली जो लाइन थी आँख की उसको लाइटर, और अब आँख का जो सेंटर है उसके बाद उसका गोला बना के उसके आई बॉल का अब नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे उसकी शेडिंग जो है वो किस तरह से फिल कर रहे हैं ये देखें। एक्चुअली इस सारी स्केच में पेंटिंग में शेडिंग का काम होता है, वेयर आपने किस तरीके से ये शेड फिल करने सो दैट आपकी जो पेंटिंग है वो बहुत रियल लगना शुरू हो जाती है। अभी देखिए उसके आँख के ऊपर की जो स्किन है ताकि टू लुक नेचुरल उन्होंने एक लाइन दी है एंड देन द लैश एरिया इतना खूबसूरत से उसको इन्हांस करते हुए ताकि कोई चीज़ें ओवर ड्रॉ नहीं है, इंसान की अपनी लैश में जितनी लैश हो सकती है और उसकी लाइन शेडोज़ हो सकती हैं वो उस तरीके से आँख बना रहे हैं। एंड यू सी कितने खूबसूरत तरीके से स्टिल ही इज़ प्लेइंग विद द शेड्स वे शेडोज़ जो उसका ड्रॉ करे जा रहे हैं, पेंट किए जा रहे हैं। एक लाइट उन्होंने जो बीच में एक सेंटर के स्पेस छोड़ी है वाइट एरिया, उसकी वजह से आँख में एक देखें रियल पना आ रहा है, लग रहा है कि कोई आँख बन रही है, तैयार हो रही है और जो कोई देख रही है। अब आँख के अंदर के भी स्किन एरिया को उन्होंने थोड़ा सा शेडो दिया है मज़ीद, ओ वाओ, और ज़बरदस्त। क्या आँख के नीचे भी कोई लाइन ड्रॉ होगी? नहीं, जो नीचे लाइन होती है ना बेसिकली वो थोड़ी सी लाइट होती है। अच्छा। उसके एक लाइन यहाँ पे भी आती है जिसको आप कह लें कि डार्क सर्कल की जहाँ से मतलब शुरू होता है। अच्छा। हर मतलब बहुत लाइटर सी, बिल्कुल लाइट सी होती है। अब यहाँ पे बेसिकली टूल्स मेरे पास बड़े वो हैं, मुनासिब से हैं, जिस वजह से मैं मतलब इसको और फाइन अगर करना चाहता तो करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टूल्स सारे आप मतलब कौन कौन से मीडियम्स यूज़ करते हैं? देखिए मिक्स मीडियम में मैं काम करता हूँ जिसमें ऑयल कलर्स हो गए, एक्रेलिक कलर्स हो गए, वाटर कलर और जो हमारे निब वर्क है, ये मतलब मैं तमाम में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अबूर रखता हूँ, मुझे इसमें स्किल है। आर्टिस्ट देखें वो होता है जो आप उसको कुछ भी मीडियम दे दें और मतलब कम मीडियम दे दें, उनको आप कहें कि मतलब कुछ बना के दिखाएं, कुछ करके दिखाएं, तो वो आपको आर्टिस्ट जो है ना उसमें से कुछ ना कुछ आपको निकाल देगा। बोलूँगी नाक ज़रा लोगों की ठीक नहीं होती, वो बनाना सिखा दें। सब अच्छी खासी होठ वगैरह पे थोड़ी प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, बिल्कुल, और कुछ लोगों का जो नाक ख़राब होता है वो ठीक भी कर देते हैं। एग्जैक्टली देखें जो पेंटिंग और स्केच वाला मामला है ना, मतलब जैसे किसी का आप स्केच बना रहे हो, उनकी नाक थोड़ी सही नहीं है, चपटी पकौड़ा या कोई ऐसी हो, अब आपको बोलते हैं मेरी नाक पतली कर देना, ज़रा ये ठीक कर देना, जैसे मेरी तो बिल्कुल चपटी नाक है। देखें जो मगर मुझे अच्छी लगती है। देखिए टूल्स आपके पास हैं, आप उस पेंटिंग को, उस स्केच को आप मज़ीद खुद बेहतर कर सकते हैं। पेंटिंग का मामला ये है, मतलब इसका मकसद ये है कि आप उसमें एक जान डाल दें, उसमें इतनी खूबसूरती डाल दें कि देखने वाला ना मतलब तारीफ़ के बगैर ना रह सके। चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं, और हम भी बहुत तारीफ़ करना चाहते हैं मेरे लिए उन्होंने मुझे कहा, वो क्या है वो ब्रेक के बाद देखते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा, और अब बारी है उस सरप्राइज की जिसको मैं भी देखूंगी, आप भी देखिएगा। जी जैन भाई क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैम मैंने बेसिकली आपका और जो आपकी बेटी है फराल, मैंने उसके साथ आपकी तस्वीर बनाई है। वो माशाल्लाह एक बहुत एक कह लें कि नायाब चीज़ बनी है, तो वो आप देखिएगा। यादगार चीज़। कल मदर्स डे था। ये देख, ओ माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी है, बहुत अच्छी बनाई है, बहुत प्यारी बनी है। मैंने नेट पे बेसिकली सर्च किया, गूगल किया कि मतलब आपकी सबसे आपकी बेटी के साथ अच्छी मतलब कौन सी तस्वीर है जिसमें कंपोजिशन अच्छी आए, तो एक अच्छी वर्किंग करने के बाद ये चीज़। फराल तो देखेगी दीवानी हो जाएगी। एक उसने मुझे गिफ्ट दिया और मेरा और अपना उसने कार्टून बना दिया था कल मदर्स डे पे। एक अब आप देंगे उन्हें।
और आज मैं उसको ये जाके गिफ्ट दूंगी तो दीवानी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसी में पेंटिंग का बहुत शौक है। अच्छा, उसके लिए तो ये तोहफा ऐसा है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो आप उनको किसी एक्सपर्ट के पास भेज रही हैं फराल को? नहीं अभी तो नहीं, आपसे सिखवा दूंगी, जी, आप जी, एक्सपर्ट हैं। मैं हाजिर, किसी की क्यों बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली, मैं हाजिर। जैन भाई आप किस लिए हैं? जी ठीक, मैं हाजिर। कितनी प्यारी बनाई है आपने ये, मुझे बताएं ये कितने टाइम में बनी है? मैम इसको बेसिकली लगे हैं 2 से 3 दिन। अच्छा। उसकी रीज़न ये कि मैं जॉब होल्डर हूँ, मैं दिन में ड्यूटी करने के बाद रात को आके अपने आर्ट को टाइम देता हूँ। अच्छा, तो कह लें कि इसको मतलब बनाने में एक अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड होता है। अच्छा जैसे इस तरह की जो तस्वीर है अगर आप सेल करते हैं, किसी सिंगल पर्सन की कोई तस्वीर आप सेल करते हैं तो कितने की आप डिमांड करते हैं, क्या कॉस्ट होती है? मैम देखिए, सेल पर्पज़ के उससे मैं नहीं बनाता अपना आर्ट। अच्छा। हाँ बिल्कुल, उसकी रीज़न ये कि जॉब होल्डर मैंने पहले भी जिक्र किया है, टाइम का बड़ा इशू है। हाँ, अगर कोई मतलब बनवाना चाहता है तो मैं जस्ट उसको कहता हूँ कि आप मुझे मटेरियल कॉस्ट पे कर दें जस्ट। अच्छा। क्योंकि मटेरियल कॉस्ट से मतलब ये चीज़ जिसका मटेरियल है वो आ जाएगा, ये और जो आर्ट है वो तो मेरी मतलब रूह की गज़ा है, वो मेरा मतलब होती नहीं है। आप बिल्कुल इतने बिल्कुल, क्योंकि शौक से बनाते। बिल्कुल मैं शौक से बनाता हूँ। सलाम है आपको, आपके शौक पे, क्या बात है जी। अगर आपको भी बनवानी है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ से रब्ता करना है वो रब्ता बता दें, rabta.com किधर है आपका? फेसबुक है, इंस्टा है या कोई नंबर है, प्लीज़ जी एग्जैक्टली मेरे सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, जिसमें इंस्टा पे सैयद ज़ैन आर्टिस्ट, टिकटॉक पे भी हूँ मैं सैयद ज़ैन आर्टिस्ट के नाम से, और फेसबुक पे भी सैयद ज़ैन के नाम से मैं हूँ। अगर किसी ने कांटेक्ट करना हो, कोई आर्ट पीस बनवाना हो तो आप मुझसे खिदमात ले सकते हैं। आज मैं इनकी पिक्चर जो है वो स्टोरी में टैग भी करूँगी अपने सोशल मीडिया पे, तो आप मेरे इंस्टा से भी इनकी आईडी जो है वो ऑथेंटिक जो है वो देख सकते हैं। फ़िज़ा_आली जिस पे ब्लू टिक है, मेरी आईडी से इनको मैं टैग करूँगी तो आप इनकी ओरिजिनल आईडी देख सकेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जैन भाई, आई लव्ड इट एंड आई कांट वेट कि मैं जल्दी से उसको फराल को दिखा दूँ मिलते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन अभी हम बात करेंगे टूरिज़्म के ऊपर कि कौन कौन से इलाके जो हैं वो घूमे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ जाया जा सकता है, चाहे मुल्क में या फिर मुल्क से बाहर। उस पर बात करने के लिए हमने यहाँ पर दावत दी है आसिफ लखवी साहब को। टूरिज़्म एक्सपर्ट हैं, फाउंडर ब्रावो एडवेंचर्स नीदरलैंड्स, CEO K2 एयर सफारी। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ लखवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। मुझे बताइए कि ये जो टूरिज़्म है ये अभी जितने भी जो लोग हैं इस मौसम में कौन कौन से इलाकों में जा सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, किधर प्रेफर करते हैं आप कि लोगों को जाना चाहिए? डोमेस्टिक टूरिज़्म में इट ऑल डिपेंड्स के व्हेन, हाउ मेनी डेज़, इट ऑल डिपेंड्स। तो अगर आप ज़्यादा लोग हफ्ते का ही रखते हैं टूर, आपको पता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 1 to 2 डेज़ के लिए। अच्छा। तो 1 to 2 डेज़ का जो फैमिली टूर है उसमें जो सबसे पहले अच्छी डेस्टिनेशन है वो आती है गलियात रीजन। अच्छा। गलियात रीजन में आप पचाटा चेयर लिफ्ट इंजॉय कर सकते हैं। और नंबर 2 पे आप खानपुर डैम एक अच्छी डेस्टिनेशन है फॉर 1 डे टूर। जी जी जी, वो भी 1 डे के, मैं अपनी बेटी के साथ गई थी, बहुत अच्छी जगह है। वहाँ वहाँ पे वो पैराशूटिंग भी होती है ना, पैरासेलिंग, देन यू हैव जेट स्कीज भी आप कर सकते हैं वहाँ पर जी, बोटिंग भी है, नेचर अराउंड। या उसके अलावा नंबर 3 पे मैं मालम जब्बा कहूँगा 2 दिन के लिए। इट्स अ वंडरफुल डेस्टिनेशन। ठीक है। यू कैन ट्रैवल विद योर फैमिली। ओके। आप वहाँ पर हाई टी कर सकते हैं PC होटल। और वंडरफुल नेचर, और इस वक्त समर्स में वहाँ पर ग्रास स्कीइंग भी होती है। अच्छा। यस, इस ये क्या होता है? मैंने मतलब स्की किया हुआ है वहाँ पे, तो मुझे इसका तो आइडिया है, मगर ये कैसे कर सकेंगे? समर्स में जो कि स्नो नहीं होती तो ग्रास स्कीइंग जो है ना अवेलेबल होती है। यू कैन स्की ऑन द ग्रास। सो इट्स अ वंडरफुल एक्टिविटी। वो जो नीचे पाँव पे लगाते हैं जी, स्कीज होती हैं, ग्रास स्कीज बोलते हैं हम उसको। जी जी जी। विंटर में हम लोग विंटर स्कीज यूज़ करते हैं। अच्छा। स्नो के लिए, लेकिन जो समर्स में ना यू कैन हैव एक्टिविटी लाइक क्लाइंबिंग की भी वहाँ पे एक्टिविटी है, वॉल क्लाइंबिंग भी है वहाँ पर, माउंटेन आप ग्रास स्कीइंग कर सकते हैं। मगर ये ग्रास स्कीइंग जो है ये तो आम बंदा नहीं कर सकता, पाँव में चोट भी लग सकती है, हड्डी वड्डी भी टूट सकती है, because I feel like it's dangerous. They can train you up. This is something which can be trainable, और
आप यू कैन एंजॉय इट इन वन और मगर 2 दिन में तो स्की भी नहीं कर सकेंगे, फिर इस मालम जब्बा तो मुझे लगता है ज़्यादा टाइम के लिए जाना चाहिए, 3 क्योंकि days स्की is की थोड़ी सी fine. ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी ना। 3 days is 3 fine. डेज, हाँ काइंड ऑफ। If you want to enjoy the grass skiing or you want to learn the skiing, तो फिर आप 3 दिन कर सकते वरना हैं. कुछ लोग तो सिर्फ स्की के लिए जाते हैं। Yes. दैट्स द बेस्ट प्लेस, नो Yeah. डाउट। अब सेकंड फेज़ में मैं आता हूँ कि जो इफ़ यू हैव 4 days to 5 days, फिर उसमें आप ऐड कर सकते हैं सवात कलाम, अच्छा मॉडर्न लेक, ये इसमें ऐड कर सकते हैं आप. इट्स ब्यूटीफुल नेचर अराउंड. और कुमराट वैली इज़ अ वंडरफुल डेस्टिनेशन. अच्छा, अगर ये आपके किस पास- तरफ आती है कुमराट वैली? सेम रूट है. आपको जब आप सवात जाते हैं तो टुवर्ड्स आप यू टेक द रोड टुवर्ड्स कुमराट वैली. अच्छा, और ये कुमराट वो तो नहीं है जहाँ पे जीप ऊपर जाती है? वो नॉर्मल गाड़ी पे नहीं जाते नहीं कुमराट? इसमें कुमराट आप आगे जा सकते हैं, जीप पे भी जा सकते हैं. और अच्छा, regular गाड़ी का भी transport- रास्ता है, जी, मतलब जी, नॉर्मल अपनी available. गाड़ी भी लेके जा सकते हैं? जी जी. ओके, सो कुमराट इज़ अ वंडर. तो ये टायर 2 तो वहाँ पर रहने के सब अच्छे होटल्स हैं? वंडरफुल होटल एंड लॉजिंग अवेलेबल, गुड फूड अवेलेबल. और दिस इज़ द फर्स्ट एंड सेकंड टायर. थर्ड टायर की बात करते हैं 5 days टूर्स. अच्छा, एंड द बेस्ट डेस्टिनेशंस आर लाइक स्कर्दू इज़ स्कर्दू वंडरफुल. मैं कभी नहीं गई, इसका बताएं प्लीज। स्कर्दू इज़ अ वंडरफुल डेस्टिनेशन. उसमें बाय रोड भी आप जा सकते हैं. अच्छा, लाहौर से डायरेक्ट फ्लाइट हाँ मुझे तो आप अभी ले जाएं, मैं तो अभी हाँ। मतलब ख्वाबों में चली जाऊँ, आप ऐसी तारीफें करें It's a उसकी। wonderful. It's a हाँ। wonderful. You will enjoy the Shigar Valley there. अच्छा, आप शिगर वैली स्कर्दू के? जी शिगर वैली इज आल्सो इन द अच्छा। स्कर्दू रीजन. तो उसके बाद लेक्स हैं वहाँ तो पर. ये वैसे बाय रोड जाना है या जहाज पे जाना सही रहता है स्कर्दू? इट ऑल डिपेंड्स. दे आर 2 काइंड ऑफ एडवेंचर्स. टूरिज्म की बहुत सारी किस्में हैं. उसमें एक किस्म है एडवेंचर टूरिज्म. तो इफ़ यू आर एडवेंचरस यू कैन टेक बाय रोड. इट ऑल डिपेंड्स व्हेन हाउ एंड हु इज़ गोइंग. इफ़ यू आर विद अ फैमिली तो आई विल प्रेफर बाय एयर. अच्छा, फैमिली के If you have साथ इस children तो and you want to go from Lahore to Skardu तो आप it's better to take a flight. तरह। अच्छा, Otherwise अगर आप वैसे adventure सेफ बाय रोड? it's very safe. But sometime you need to consider कि we are a big country और we have a mountainous region जहाँ पर sliding हो सकती है बिल्कुल, sometime. हाँ। So the adventure is all about out of comfort. So you need to बच्चों के साथ भी consider हैव टू कि सी द are you सेफ going साइड for एज वेल। adventure or leisure tourism. ठीक है, स्कर्दू में भी कुछ जगहें बता दें ज़रा, फैसिनेट करें लोगों को, बताएं कौन कौन सी, क्योंकि स्कर्दू में बहुत सारे प्लेसेस सरफरंगा ऐसे। डेजर्ट है. इट्स अ वंडरफुल डेस्टिनेशन. अच्छा। अगर आपको पैराग्लाइडिंग का शौक है या मोटर ग्लाइडिंग का शौक है अच्छा, तो इट्स अ वंडरफुल. ये है वहाँ पे? यस, इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. सरफरंगा इज़ वन ऑफ द अमेजमेंट इन पाकिस्तान. अच्छा, और इवन इंटरनेशनल टूरिस्ट जो हम नीदरलैंड से ग्रुप्स लेके आते हैं हाँ, दे लव टू गो देयर. अच्छा। Yeah. और खाने पीने चीज़ें सारी शय मिलती है वहाँ पे, जी हर चीज़ अवेलेबल है. होटलिंग सब बेस्ट है वहाँ पे? जी इन स्कर्दू रीजन में आपको अच्छे होटल्स भी मिल जाएंगे. 3 स्टार 2 स्टार अवेलेबल हैं होटल्स. वाह। इंटरनेशनल टूरिज्म इज़ देयर. माउंटेनियर जो इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग का जो रीजन है दैट इज़ अ हेड क्वार्टर फॉर दैट. अच्छा, जिस तरह हमारा K2 बेस कैंप वहाँ पर है. हमारे जितने भी 8000ers हैं पीक्स हैं वो सारी वहाँ पर हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत है ना? इट्स अमेजिंग. और इसके अलावा मैजेस्टिक ब्यूटी. जी, मैजेस्टिकली ब्यूटीफुल. मैजेस्टिक ब्यूटी। और इसके अलावा माशाल्लाह और कौन कौन सी जगहें हैं? इसके अलावा सतपारा इस लेक. मौसम में अभी सतपारा लेक especially? इज़ अ वंडरफुल. सरपारा लेक? सतपारा लेक उसी रीजन में ही है. इट्स अ वंडरफुल डेस्टिनेशन. और अगर आप फर्दर जाना चाहें तो दियोसाई प्लेन्स हैं एंड यू विल लव द छोटा पानी बड़ा पानी एंड यू विल कन्फ्रंट ओवर देयर. आप विटनेस छोटा करेंगे पानी, ब्राउन बड़ा बेयर्स. इट्स कॉल्ड दियोसाई, अच्छा, द लैंड ऑफ द जायंट्स. और ये स्तोर वैली है. इसके अंदर आप रामा लेक पहले एक्सप्लोर कर सकते हैं. आपको स्कर्दू जाने की ज़रूरत नहीं है. आप इसको डायरेक्ट जो है ना अस्तोर से भी इसको ट्रैवल कर सकते हैं. अच्छा, डिस्ट्रिक्ट अस्तोर से. अच्छा, और उसमें सबसे पहले रामा लेक आएगा. उसके बाद आपको चिलम वैली आएगी. उसके बाद छोटा पानी बड़ा पानी दियोसाई के अंदर है. ऐसा माइंड ब्लोइंग डेस्टिनेशन. ये मैंने पहली मर्तबा सुना, छोटा पानी बड़ा दियोसाई इज़ अ वंडरफुल प्लेन और वाह। इट्स वन ऑफ द वंडर्स इन पाकिस्तान. अच्छा, पीपल लव टू ट्रैवल. वहाँ पे भी ये सब जेट स्की सब कुछ है? हाँ जी. अब मैं बात करता हूँ कि व्हेन टू ट्रैवल दीज एरियाज. हाँ, तो खानपुर डैम के लिए आपको बेस्ट टाइम है इज़ जून जुलाई अगस्त सितंबर तक बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ वाटर्स देयर फॉर द वाटर ओके, स्पोर्ट्स. ठीक है।
जब आपने जाना है अस्तोर वैली तो बेस्ट टाइम इज़ जुलाई अगस्त सितंबर अस्तोर वैली के लिए अच्छा। स्पेशली, बिकॉज दो साइड प्लेन्स जो होते हैं वो मोस्टली ड्यू टू द ग्लेशियर्स और स्नो की वजह से वो बंद होते हैं, तो दे इस बेस्ट कि आप जुलाई के बाद से स्टार्ट करें उसको। अच्छा। उसके बाद आते हैं जो हमारा KKH है, वो इज़ ऑल सब्जेक्ट टू द ट्रैवल एडवाइजरी। तो मैं फैमिलीज़ को स्पेशल एड्रेस करूँगा कि द टूरिज़म इज़ नॉट अबाउट वॉन्डरिंग ऑन द रोड्स, इट्स ऑल अबाउट टू हैव अ लेजर टाइम एट अ रिजॉर्ट। तो अगर आपने स्कर्दू जाना है तो अपनी ट्रैवल एडवाइजरी देखते रहें, क्योंकि रोड्स ब्लॉक हो सकती हैं, लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। ओके। और डोंट डेयर टू ट्रैवल अलॉन इफ़ यू आर नॉट ट्रेन्ड, and don't try to drive on those mountainous road if you are not trained on those mountainous roads. परफेक्ट। Better to hire some specialized company जो कि DTS से अप्रूव हो, गवर्नमेंट से अप्रूव हो, और प्रोफेशनल लोग हों जो आपको डेस्टिनेशन आपकी मैनेज कर सकें सारी। ठीक है, जी। ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी आप हमारे साथ ही हैं और भी बहुत कुछ हमने आपसे पूछना है टूरिज्म के हवाले से। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा और हम बात कर रहे हैं टूरिज्म के ऊपर, मतलब कौन कौन सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर अभी इस मौसम में आप घूमने जा सकते हैं, वो आपने सुन लिया। और उसके बाद हम ये पूछेंगे कि ये जो एयर सफारी है ये पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह पे की जा सकती है? There are many options for the air safari. Air safari is all depend कि आप even you can explore Lahore via private jet or a private plane or Cessna. लेकिन जो सबसे मेमोराइजिंग एयर सफारीज़ हैं वो पाकिस्तान इस्लामाबाद से K2 के लिए है, जिसमें ब्रावो एडवेंचर्स की भी एक सफारी है। वी फ्लाई फ्राम नूर खान बेस और या इस्लामाबाद एयरपोर्ट, और वी फ्लाई ओवर द हवेलियाँ, एबटाबाद, फिर गलियात रीजन, देन वी टच द आपका जितना भी सैफ मलूक हैं, लेक्स जितनी भी आती हैं ऑन द वे, वी टच ऑल द लेक्स। नागा पर्वत को दिखाते हैं। अच्छा। इट्स अ VVIP सर्विस विद द इंग्लिश टी हाउस ब्रेकफास्ट, वाइट ग्लव सर्विस। तो इसके क्या चार्जेस होते हैं? इट्स अराउंड फॉर द फॉरनर्स $500, पाकिस्तानी अराउंड 100,000। पाकिस्तानीज़ के लिए हमारा डिफरेंट फेयर है, फॉरनर्स के लिए डिफरेंट है। क्यों? इट्स ऑल पाकिस्तान के लिए अबाउट कितना? इंटरनेशनल इज़ अराउंड 100,000, 1 लाख रुपये। अच्छा, पाकिस्तानी के लिए कितना? 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपए। और कितने दिन का? इस इज़ टूरिज़म फ्लाइट्स जो होती है ना, जो एयर सफारीज़ होती हैं मोस्टली, उसमें 2 हैं। वन ऑप्शन इज़ कि आप जाएं, आप यहाँ से ट्रैवल करेंगे और इन द एयर रहेंगे और वापस आएंगे। अच्छा। यू नेवर टच द ग्राउंड। कितने टाइम का? 2 आवर 30 मिनट्स। ओके। और सेकेंड ऑप्शन है वी विल ड्रॉप यू इन स्कर्दू और यू विल स्पेंड 2 नाइट्स देयर एंड देन वी टेक यू बैक। और जो 2 नाइट्स है उसके पेमेंट इन्होंने खुद करनी है? It's a different thing. It's a different package. उसका डिफरेंट पैकेज है फिर? It's all private tours and subject to different availabilities of the terms. अरे वाह। Yeah. अच्छा, जैसे ये चाइना में फेस्टिवल्स होते हैं, पाकिस्तान में भी क्या इस तरह से ये विंटर्स स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स होते हैं? Government Ice festivals गिलगित जैसे हो गए। बल्तिस्तान took initiative last time और उन्होंने वहाँ पर विंटर फेस्टिवल करवाया था इन GB रीजन। उसमें आइस हॉकी थी, उसमें स्कीइंग थी, उसमें स्लेजिंग की एक्टिविटी थी, अताबाद लेक पे थी। तो अभी एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो एक इनिशिएटिव ले रही है लाहौर में विंटर फेस्टिवल करवाने का इन दिसंबर 2024, जिसमें हम लोग आइस रिंग्स लेके आएंगे DHA लाहौर के अंदर। अच्छा जी, और वो एक फेस्टिवल होगा, विंटर फेस्टिवल। वाह उसमें फूड फेस्टिविटी, आइस स्कीइंग और ये सारी चीज़ें होंगी। वाह। Yeah. अच्छा, आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी, जैसे कैलाश में अभी हो रहा है चिल्लम जोशी फेस्टिवल, जी। तो क्या हमने इसको प्रमोट किया जिससे करना जी, चाहिए था? जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है वो इंटरनेशनल फोरम्स पे इसको लेके जाते हैं और डिफरेंट एग्जीबिशंस में ये हमारे फेस्टिवल प्रमोट हो रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जो इस वक्त पाकिस्तान की टूरिज़म इंडस्ट्री है इज़ फ्लरिशिंग। वी विटनेस अराउंड 2.1 मिलियन फॉरेनर्स लास्ट ईयर 2023। वेरी नाइस। या और ये इंडस्ट्री जो है ना फ्लरिश कर रही है। एंड
देखें ना, हम दुबई वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर पूरी दुनिया के जो है लोग आते हैं, ऐसा टूरिज्म। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी हमारा सारा मतलब जितनी खूबसूरत हमारी जगहें हैं और अब माशाल्लाह जितनी सेफ़ हैं और अपग्रेड हो गई हैं, और वहाँ पर ऐसी ऐसी होटलिंग, रहने वाली जगहें, खाने पीने की सारी चीज़ें 5 स्टार रिकमेंडेशंस मिल रही हैं। फिर ये सारी जो जैसे स्की हो गए, बोट हो गए, जेट स्की हो गई, स्काई डाइविंग हो गई, स्कूबा डाइविंग हो गई, ये सारी चीज़ें अब पाकिस्तान में अवेलेबल हो रही हैं। तो वाई नॉट फिर हमारा टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा प्रमोट हो, क्योंकि देखें कुछ भी टूरिज़्म जो है वो एक अच्छे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुमलकत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारा टूरिज़्म स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, बस हमें प्रमोट करना है। मैं कहती हूँ जितने भी सोशल मीडिया पे पेजेस हैं, लोगों के अकाउंट हैं, वो प्लीज़ जब जब जाएँ तो अपनी पिक्चर्स, अपनी वीडियोज़ जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड किया करें, और अपनी टूरिज़्म का जो है ना ये सारी खूबसूरती ज़रूर दिखाया करें। और आप बहुत अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, तो थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और अभी हम बात करेंगे ये जॉब क्यों नहीं मिलती। जी, इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि जॉब क्यों नहीं मिलती। हर कोई अपनी सीवी तैयार करता है, अच्छे से अच्छा जो है ना एक्सपीरियंस हासिल करने की कोई कोशिश करता है, और उसके बाद जो है वो जाता है जब सर्च करता है अच्छी जगहों को, अच्छी कंपनीज़ को, और अपनी सीवी आगे देता है तो इंतज़ार करता रहता है, जॉब नहीं मिलती। ये क्या वजह है कि जॉब नहीं मिलती, और जॉब मिलनी है तो कैसे मिलनी है। इस टॉपिक पे आज बात करने के लिए हमने दावत दी है काफ ह्यूमन एक्सीलेंस से फराज असलम साहब को। हमारे शो पे पहले भी आ चुके हैं। फाउंडर एंड CEO काफ ह्यूमन एक्सीलेंस एंड को एग्जीक्यूटिव सर्च लीडरशिप कोचिंग, OD एंड HR मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, लर्निंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटेशन। तो आज हम इनसे डिटेल में पूछेंगे ये जॉब क्यों नहीं मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़िज़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अगेन। तो ये क्या सिस्टम है जिसकी वजह से हमें कोई ऐसे तरीके बता दें, चीज़ें बता दें कि जॉब मिल जाए। अच्छा देखें फ़िज़ा, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपसे शेयर करता हूँ, जॉब ताकि मिल जाए। पाकिस्तान में, दुनिया भर में भी वैसे, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट जो है वो जॉब ढूंढने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट गन अप्रोच। शॉर्ट गन अप्रोच का मतलब है कि दरख्त पे चिड़ियाँ बहुत सारी बैठी हुई हैं और आपने छरों वाली एक बंदूक पकड़ी, या वो पुराने ज़माने में एक जिसमें बहुत सारे कारतूस होते थे, तो आपने उसके ऊपर चला दिया दरख्त पे, तो कोई चिड़ी तो मरेगी ना। तो ये है शॉर्ट गन अप्रोच। मुझे लगा किसी की कनपट्टी पे बंदूक रख के बोलना है कि मुझे नौकरी अभी हल्ले देना है ना। दूसरी अप्रोच जो है उसे कहते हैं स्नाइपर अप्रोच, कि आपने एक टारगेट किया कि ये मेरी जॉब है, जो मेरी आइडियल जॉब है, मुझे इसमें इतने पैसे मिलेंगे, ये मेरा स्किल सेट है, तो मैं इसको टारगेट करके, प्लान करके उसको अप्लाई करता हूँ। ठीक। तो मुझे लगता है कि जॉब इसलिए नहीं मिलती कि लोग अमूमन जो है वो शॉर्ट गन पकड़ के बैठे होते हैं, दरख्त पे चिड़ियाँ मारने के लिए वो किसी भी जगह अप्लाई कर देते हैं, और फिर उनको डिमोटिवेट फील करते हैं कि यार मुझे तो जॉब नहीं मिली। मगर फराज साहब तैयारी तो करते हैं, CV बनाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, डिग्री भी होती है, ये सारी चीज़ें उनके पास होती हैं, उसके बावजूद फिर जाके अप्लाई करते हैं ना, फिर भी जॉब नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? देखें, बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर लोग जो ऐसा करते हैं, CV बनाएंगे, उसके बाद उसकी तैयारी करेंगे, इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, जॉब के मुताबिक अपनी स्किल्स जो हैं उनको पहले से अपने आप को ट्रेन करेंगे, उनको जॉब ज़रूर मिलती है। इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप सारे जो है स्टेप्स बताए, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट या कोई जो है प्रोफेशनल इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करता, और सिर्फ जो है आजकल आपको पता है लिंक्डइन का दौर है, ऑटोमेटेड जॉब्स हैं, कंपनियों की वेबसाइट्स पे जॉब्स आ रही होती हैं। मज़े की बात बताऊँ आपको, कंपनियों का ये गिला है कि हमें टैलेंट नहीं मिलता, और टैलेंट को ये गिला है कि हमें जॉब्स नहीं मिलती। टैलेंट तो रुल रहा है। मैं तो कहती हूँ हमारा टैलेंट ही तो मुल्क से बाहर जाके जॉब्स हासिल करता है। दुबई जैसी कंट्रीज़ में, फिर अबू धाबी देख लें, भरा पड़ा है पूरा पाकिस्तान का ही तो बंदा जाता है वहाँ जाके जॉब्स कर रहा है। मगर हमारा यहाँ पे जो बंदा है वो जॉब के लिए रुल रहा है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। अच्छा, उसकी फैमिली उसको तैयार भी वैसी क्वालिफिकेशंस करवा भी रहे हैं, उसी तरीके की इंस्टीट्यूट्स में पढ़वा रहे हैं, और वैसी जो उनको जिस तरीके की चीज़ें चाहिए उस तरीके से वो प्रिपेयर करते हैं अपना सारा सिस्टम, और फिर डिग्री हासिल करते हैं, उस तरीके की क्वालिफिकेशंस के लिए स्किल्स अपने पूरे तैयार करते हैं, एंड देन यू नॉट गेटिंग अ जॉब। दैट इज़ नॉट फेयर। मेरे पास यहाँ पर लेबर डे में कुछ मजदूर आए थे, ठीक है फराज साहब, उनमें से एक बच्चा ऐसा था जो डिग्री होल्डर था, और वो रुल रहा था, उसको जॉब नहीं मिल रही थी, तो वो यही वेट पे था कि मेरी जॉब लग जाए। आई थिंक देखें, इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं रिकमेंड करूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि जब आपने कोई जॉब ढूंढनी है तो पहले आपको उसके लिए अपना माइंडसेट जो है उसमें फ़ोकस लाना पड़ेगा कि आप कैसी जॉब ढूंढना चाहते हैं। दूसरा जो मैं आपको नुक्ता बताऊंगा या फार्मूला बताऊंगा वो ये है कि आजकल नेटवर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है।
नेटवर्क से मुराद ये है कि आपके उस सेक्टर में, जिस सेक्टर में भी आप जॉब लेना चाहते हैं, आप कितने लोगों को जानते हैं और उसमें आपकी जो है कितने लोगों से आपने कोचिंग ली है या कितने लोग आपके मेंटोर हैं। क्योंकि असल में जॉब लेना जो है उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जॉब की वैकेंसी होनी चाहिए उन इदारों में जहाँ आप अप्लाई करें, दूसरा आपको उस जॉब के बारे में मालूमात भी होनी चाहिए। अच्छा, अब मालूमात जो है आपको कहाँ से मिलेंगी? ज़ाहिर है कि आप किसी ऐसे शख्स को जो ऑलरेडी उस फील्ड में हो, उससे जाकर के आप जॉब पे अप्लाई करने से पहले मशवरा लेंगे, आप उससे पहले गाइडेंस लेंगे। तो हमारे यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जॉब्स नहीं मिलती लोगों को, इसके बावजूद भी नहीं मिलती, क्योंकि जॉब्स जो हैं वो, जैसे मैंने पहले कहा, वो जॉब्स मौजूद हैं, लेकिन वो माइंडसेट, वो प्रेपरेशन, वो कोचिंग, वो गाइडेंस, वो मेंटोरिंग, ये सारी चीज़ें भी but ज़रूरी हैं। why some random people gonna help the other person that you do this, you can get a job like this, you can, you know, apply here, there, where? Why are you going to guide the other person? Why? बड़ा अच्छा सवाल, कैसे होगा? बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, इसमें मुख्तसर सा जवाब इसका ये है कि जिस तरह से जॉब लेने वाले अपने किसी कोच या मेंटोर को ढूंढ रहे होते हैं, इसी तरह से मेंटोर और कोच जो हैं वो भी ऐसे न्यू यंग टैलेंट को चाहते हैं कि उनको कंट्रीब्यूट करें। ये मैं आपको बताऊं, मेरा सारा उम्र जो है वो तकरीबन प्रोफेशनल कंपनीज़ में इंटरनेशनली भी जो है वो गुजरी, और मैं ये समझता हूं कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो अब बड़ा पुराना हो चुका है कि कोई किसी की मदद क्यों करेगा। लोग मदद करना चाहते हैं। लोग जो, जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि जो है वो पढ़ा लिखा नौजवान था, उसको मजदूरी की वो जो कर रहा था, उसको जॉब नहीं मिल रही थी, तो आप सोचें कि आपके दिल में अभी तक वो है वो बात ना। तो लोगों के जो है रवैयों में और लोगों के दिलों में बड़ी कुशादगी जो है वो मतलब आ गई है, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर किसी के पास कोई नॉलेज है और वो वहाँ पहुँच चुका है तो ज़रूर अपना वो नॉलेज शेयर करना चाहेगा। कुछ इदारे जो हैं वो पर्ची पे चलते हैं, कुछ इदारे जो है रिश्वत पे भी चलते हैं। आपको पता है हमारा माशरा कैसा है, तो फिर क्या ऐसे माहौल में, ऐसे माहौलियात में कोई अपनी अच्छी डिग्री के साथ, अच्छे स्किल्स के साथ जॉब हासिल कर सकेगा, या उसको फिर अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी? देखिए, इसका बड़ा मैं आपको सादा सा जवाब दूँ। जिस तेज़ी से ज़माना बदल रहा है, डिजिटलाइजेशन आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और अब वो बात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पर्ची की नौकरी ढूंढने वाली, वो मुझे लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि जो जॉब्स हैं उनमें स्किल्स चाहिए। आप वहाँ पे जॉब ले लेंगे, आपको स्किल नहीं आती होगी, उसके बाद जो है वो फिर आपका दिल भी धड़कता रहेगा कि मुझे आज निकाला जाए, कल निकाला जाए। तो मेरा मशवरा ये है कि आप लाखों रुपए ज़ाया करके या हज़ारों रुपए ज़ाया करके किसी गलत आदमी को पर्ची की या पैसे की या उस तरह से जॉब हासिल करके बाद में जो आपने जो स्ट्रेस लेना है, तो आप उसी पैसे से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। वो जो है वो आपने बजाय ऐसे बंदे ढूंढें जो पर्ची से आपका काम करवाते हैं, आप ऐसे मेंटोर्स को ढूंढें, आप ऐसे कोचेस को ढूंढें जो आपको कोच कर सकें, जो आपको गाइड कर सकें। उस गाइडेंस को लेकर के फिर आप जो है वो जॉब अच्छी तलाश कर सकते हैं। अच्छा, अप्लाई कैसे किया जाए किसी भी जॉब के लिए? अच्छा, अप्लाई करने के लिए ना दो ही चैनल्स होते हैं। एक चैनल जो है वो रिवायती चैनल है, अखबार में आप जॉब एड्स देखें। दूसरा चैनल जो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका हुआ है, और वो लोकली नहीं फ़िज़ा, वो इंटरनेशनली तरक्की कर चुका हुआ है, वो है ऑनलाइन। ऑनलाइन में जो है मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, लोकल वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर आपको पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी जॉब्स मिलती हैं। मैं आपको बताऊं, हमें नाम भी बता देंगे कौन जी कौन सी बिल्कुल, मदद हो जाएगी? बिल्कुल बताऊंगा। लिंक्डइन जो है एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल वेबसाइट है, जिसकी तकरीबन मिलियंस में जो है वो सबके नंबर्स भी मौजूद होते हैं, कंपनियों के नाम, लोगों की सीईओ के सारे नंबर्स जी। तो आपने खुद ही इसको जो है एंडोर्स कर दिया। दूसरा, यहाँ पे लोकल जो है वो कंपनियाँ हैं जिसके अंदर rosie.pk एक बहुत ही अच्छा इदारा है। rosie.pk वो हमारे बड़े अच्छे, बल्कि वो दोस्त हैं हमारे, मुनस, उनका वो इदारा है, और बड़े बड़े अरसे से वो जो है वो ऑनलाइन जॉब्स जो हैं उसमें पोस्ट हो रही होती हैं। अच्छा, इसी तरह से जो यहाँ बैठ कर के डॉलर्स में लोग पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि फाइवर है, इसके अलावा अपवर्क है, ये वो जो हैं प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको वर्क फ्रॉम होम की और जिसे कहते हैं रिमोट जॉब्स, जिसको आजकल नई टर्म आई है रिमोट जॉब, वो जॉब्स आपको अवेलेबल हैं। सो आपको सिर्फ ये स्किल्स और ये गाइडेंस चाहिए, क्योंकि फिजा आपने डिग्री ली लेकिन आपके पास ये स्किल और गाइडेंस नहीं है, तो फिर जाहिर है कि फिर आप कोई लोअर जॉब ही करेंगे ना। बेशक। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब आते हैं तो फिर हम ये भी पूछेंगे इनसे कि जो CV है वो कैसी तैयार करनी चाहिए। We'll be right back. वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हमारे साथ मौजूद हैं फराज असलम साहब, और हम यहाँ पर बात करें कि
जॉब क्यों नहीं मिलती? तो जी सवाल मेरा ये है कि अब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आपको अपॉइंटमेंट जो है वो मिल गया है और अब आपका इंटरव्यू है जॉब के लिए, तो उसके लिए किस तरह की तैयारी होनी चाहिए जिस दिन आपका इंटरव्यू है? बहुत अच्छा सवाल है फ़िज़ा। सबसे पहली जो तैयारी वो ज़ाहिर है कि आपके सीवी की तैयारी है। अब सीवी की तैयारी में नॉर्मली जो है वो लोग करते हैं कि सीवी किसी से लिखवा लिया, या अपने ही सीवी को गौर से ना पढ़ा, या उस पर गौर ना किया कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या स्किल्स हैं, और उसको लिख तो लिया लेकिन उसको जो है अच्छी तरह से समझा नहीं, और फिर वहाँ जब इंटरव्यू में गए तो फिर भूल गए, अपने बारे में ही भूल गए कि मेरी क्या क्या स्ट्रेंथ्स थी, मेरी क्या सक्सेस स्टोरीज़ हैं, मैंने क्या अचीवमेंट्स की हैं अपने पास्ट में। इन सब को जो है वो आपको याद रखना है, और याद रखने का एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करें, पहले से प्रैक्टिस करके जाएं। जब आप कहते हैं ना कि जो लक भी जो है वो प्रिपेयर्ड माइंड को या एक प्रिपेयर्ड आदमी को ही फेवर करती है। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने जो है ना प्रेपरेशन नहीं करनी, बस मैं जाके इंटरव्यू दे आऊँगा, तो ज़ाहिर है उसमें आपके चांसेस अच्छा, सीवी जो है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें, सब कुछ कर लें। अब सामने वाले से क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि वो क्या सवाल करेगा आपकी सीवी को देखकर? सीवी में क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए? देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है ना सीवी में, वो तो उसका फॉर्मेट है। आपका फॉर्मेट क्योंकि लोग कहते हैं ना सीवी स्ट्रांग नहीं थी इसलिए रह गया। जी जी, देखिए सीवी का जो फॉर्मेट से मेरी मुराद ये है कि जो उसका एक प्रोफेशनल फॉर्मेट है। अगर आपने उसको इस तरह से बनाया हुआ है सीवी को कि जहाँ पर उसकी जो फॉन्ट्स हैं वो आपने अच्छे यूज़ नहीं किए हुए, कलर स्कीम गलत है, तो एक पहला इंप्रेशन जो है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन। कौन सी चीज़ें ऐड ज़रूरी होनी चाहिए? देखिए, 2-3 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपकी पिक्चर होनी चाहिए, पिक्चर प्रोफेशनल अंदाज में खिंचवाई हुई हो, ऐसे ही जिसे कहते हैं ना वो जो पासपोर्ट वाली होती हैं अमेरिका के वीज़े वगैरह के लिए जो खिंचवाते हैं, लाइक दैट। हाँ, वो भी चल जाएगी, प्रोफेशनल तरीके से तस्वीर हो। और दूसरी चीज़ जो है कि उसके जो ओवरऑल आपकी जो अचीवमेंट्स हैं और आपकी जो कंट्रीब्यूशन है और स्किल्स हैं, ये आपकी इसी तरतीब में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे आनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि जी मैंने ये पढ़ा है, लेकिन ये नहीं बताते कि मैंने अचीव क्या किया है। हाँ। मिसाल के तौर पे एक फ्रेश ग्रेजुएट तो भी है इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट जो है वो अचीवमेंट पे भारी रखे हैं। देखिए, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरे पास फ्रेश स्टूडेंट्स भी आते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होते हैं, उनके लिए भी मैं जो है वो जॉब्स जो हैं वो मुख्तलिफ कंपनियाँ जो है उनकी हेड हंटिंग करता हूँ जी, कोचिंग भी करता हूँ। तो मैंने अमूमन देखा है कि लोग जो हैं वो देखते हैं कि जी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। अच्छा। कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन ये नहीं बताते कि मैंने क्या क्या अचीव किया है। उसमें लिखना चाहिए कि मेरी ये अचीवमेंट है, मेरी ये मिसाल के तौर पे मैंने इतने शोज़ किए हैं, या मैंने इतने प्रोग्राम्स किए हैं, या मैं सिंगिंग में भी हूँ, साथ साथ मैं एंकरिंग भी करती हूँ। तो ये वो सारी स्किल्स हैं ना जो आपकी अचीवमेंट है। अब आपने कहा कि जी मैंने तो ये मेरी ड्यूटियाँ हैं, मेरी अचीवमेंट ये है कि मैंने पैन पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है इतने कॉन्सर्ट्स किए, या इतनी जो है प्रोग्राम्स, मेरे इतने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं, ये मेरी अचीवमेंट है। तो आपने देखा कि फ़र्क हो गया ना कि जी एंकर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपने बहसियत एंकर के अचीवमेंट आपकी कितने शोज़ आपने आज तक किए, उसमें नंबर डालें। हाँ। उसमें आप जो हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स डालें। तो इस तरह से आपका सीवी जो है वो डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएगा और शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अचीवमेंट्स आ गई, उसके बाद क्या दूसरा? हाँ, दूसरा जी मैंने आपको बताया कि जो आपकी ओवरऑल स्किल्स हैं, क्योंकि स्किल जो है वो नॉर्मली पाकिस्तान में लोग नहीं समझते। ठीक है। लोग समझते हैं कि सिर्फ कम्युनिकेशन ही एक स्किल है, या जो है ना जो डिजिटलाइजेशन या यूजिंग दी माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की जो आपको पता है वर्ड वगैरह वो स्किल है। स्किल्स जो हैं उसमें लीडरशिप स्किल्स भी हैं, मैनेजमेंट स्किल्स भी हैं, और सॉफ्ट स्किल्स में और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इससे इमोशनल इंटेलिजेंस है। सो सबसे पहले जो मैं ये रिकमेंड करता हूँ अपनी हर वर्कशॉप में, जो मैं ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी करवाता हूँ अक्रॉस पाकिस्तान और इंटरनेशनली भी, कि हमें स्किल्स को समझने की ज़रूरत है कि ये स्किल क्या होती है। आपने कभी गौर किया कि स्किल क्या होती है? अगर मैं किसी को ये पूछूं तो लोग उसके ऊपर जवाब देते हैं नहीं, हमने तो कभी गौर नहीं किया। देखें, स्किल जो है उसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ। मुझे गालिब का एक शेर याद आ गया, बड़ा फेवरेट है, थोड़ा मुश्किल सा। तो गालिब कहते हैं कि रौ में है रख्शे उमर, कहाँ देखिए थमे। रौ कहते हैं रवानी को, रख्श कहते हैं घोड़े को, कि ज़िंदगी का घोड़ा जो बहुत तेज सर पर दौड़ रहा है। रौ में है रख्शे उमर, कहाँ देखिए थमे, न हाथ है बाग पर न पा है रकाब में। जब आपने घोड़ा चलाना है ना, तो आपको ये स्किल आनी चाहिए कि आप उसकी जो बाग है वो कैसे पकड़ेंगे और रकाब में पाँव कैसे रखेंगे, तभी घोड़ा चलेगा। अगर आप घोड़ा चलाते हैं, उस पर बैठते हैं, लेकिन वो उस घोड़े को पता चल जाएगा कि अनस्किल्ड है, ये जो राइडर है इसको नहीं चलाना आता, तो वो हिलेगा ही नहीं। मैंने कुछ अर्सा पहले हॉर्स बैक राइडिंग जो है उसको बाकायदा सीखा एक ट्रेनिंग स्कूल से। तो आप यकीन करें कि मैं घोड़े पे बैठता था और उसको चलाता तो चलता ही नहीं था। तो फिर मैं जो है मैंने उसको बाकायदा उसकी ट्रेनिंग ली कि मुझे क्या एक्शंस करने पड़ेंगे, बाग कैसे खींचनी है, उसकी रेंज जो है, और रकाब को कैसे, उसको एड़ी कैसे लगानी है। हाँ। तो आप यकीन करें कि साइकिल चलाने से लेकर के गाड़ी चलाना और जितनी भी हमारी ये सारी स्किल्स हैं, इसी तरह जॉब लेने के लिए
आपको क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और क्या आपने उन स्किल्स की प्रैक्टिस की हुई है। सिर्फ नॉलेज होना फिजा जॉब लेने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता, स्किल और प्रैक्टिस ज़रूरी है। फराज साहब मुझे बताइएगा कि क्या हर इंटेलिजेंट आदमी को जॉब मिल जाती है? हाँ, इंटेलिजेंस जो है एक बड़ा लफ्ज़ जो है वो बड़ा कॉमन इस्तेमाल होता है। इंटेलिजेंस क्या होती है, सबसे पहले तो हमें इस बात पे गौर करना चाहिए। और इंटेलिजेंट आदमी या इंटेलिजेंट औरत या इंटेलिजेंट लड़की क्या, किस तरह से, हाउ शी लुक्स लाइक। तो मेरा इसके ऊपर कमेंट ये कि देखें, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी मेरा फील्ड रहा मतलब है। मैं इस वजह से भी पूछना चाह रही थी कि जो जॉब देने वाला बंदा है, सपोज आप किसी को जॉब दे रहे हैं, तो जो जॉब लेने आया है उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, क्या चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी चीज़ आपको लगती है कि नहीं वो ये है जो मुझे इसमें मैं ढूंढ रहा था, लाइक दैट। एब्सोल्युटली। सो अगेन आई विल रेफर बैक टू कि देखें, इंटेलिजेंस जो है ना, जो जिसको साइकोलॉजिस्ट डिफाइन करते हैं जहानत, इंटेलिजेंस, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली उसका एक आईक्यू का कॉन्सेप्ट है कि जी अगर आपकी मैथमेटिकल स्किल्स या पता नहीं कौन सी स्किल्स जो होंगी तो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। मॉडर्न ज़माने में साइकोलॉजी की रिसर्च की बेसिस पे इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ब्रॉड हो चुका हुआ है। उसके अंदर आपकी जो कह लें कि मैथमेटिकल इंटेलिजेंस तो है ही है, लेकिन आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी जज्बाती तौर पे आप कितने ज़हीन हैं, उसका भी आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल है। सो क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो नॉर्मली आपको जो जॉब मिलती है, इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर है वो ये देख रहा होता है कि इसकी जो हार्ड स्किल्स के साथ साथ इसकी सॉफ्ट स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस भी है इसमें, क्योंकि बाज़ औक़ात एक बंदा बड़ा टैलेंटेड होगा लेकिन उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी। तो आप देखें कि टैलेंटेड आदमी अगर उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस ना हो, वो पीछे रह जाएगा एक ऐसे शख्स से कि जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकता है। उसने डिग्रियां जो हैं वो शायद उसकी इतनी स्ट्रांग ना हो, लेकिन अगर उसने डिग्री मुनासिब भी है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, उसकी सोशल स्किल्स अच्छी हैं, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी है, तो उसको जॉब मिलने के मौके कहीं ज़्यादा हैं एक ऐसे शख्स की बनस्बत जो बहुत डिग्री लेके जो है वो बड़ी उसमें 4.0 GPA ले रहा हो और टॉप कर रहा हो, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स ना हो। फराज साहब क्या लुक्स मैटर करती हैं जॉब्स के लिए? आई थिंक लुक्स इज़ अगेन वेरी आई वुड से क्लीशेड वर्ड। मेरे लिए लुक्स जो हैं वो ओवरऑल पर्सनैलिटी का एक पर्सोना है। ड्रेसिंग, सूटिंग, बिल्कुल, हेयर स्टाइल, बिल्कुल। ये मैं अभी मर्द की बात कर रही जी, हूँ। तो अगर ऑल्सो हाँ। वुमेन, उसकी ड्रेसिंग, उसका स्टाइल, उसका देखिए, वे ऑफ टॉक। बिल्कुल, देखें ये जो सारी चीज़ें हैं इसको मैं पर्सनैलिटी कहूँगा। लुक्स का ज़रा रिफाइंड वर्जन जो है, पर्सनैलिटी डज मैटर, बिकॉज पर्सनैलिटी जो है उसको आप इसका अंदाज़ा इस तरह लगाएं कि एक शख्स है जो एक इंटरव्यू के लिए गया जॉब लेने, लेकिन ही और शी इज़ नॉट वेल ड्रेस्ड और वेल बिहेव्ड और वेल मैनर्ड। उसके जो आर्टिफैक्ट्स हैं, उसने जो घड़ी पहनी हुई है या उसने जो टाई लगाई हुई है, जो शूज़ पहने हुए हैं या कोई दुपट्टा लिया हुआ है, उसके अंदर जो है वो मतलब बल हैं या उसमें कोई फिनिश नहीं है, तो ओवरऑल एक आपका जो पर्सोना है आपकी शख्सियत का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरव्यूअर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। पसीने की स्मेल आ रही है सामने किसी से। ओके, आखिरी मैं सवाल करना चाहूँगी विच इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये भी मुझे बता दीजिएगा कि हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी जो पर्देदार खातून हैं, लड़कियाँ हैं, जो अपने पर्दे के एहतराम के साथ जॉब्स करना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं और उनके स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं और उनकी डिग्रीज़ भी बहुत अच्छी, उनकी CV भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट उसके बावजूद उनके बहुत से ऐसे इदारे हैं वो उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं, जॉब नहीं देते जस्ट बिकॉज ऑफ द पर्दा, द हिजाब, द नकाब। तो आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो इतने टैलेंटेड लड़कियों को सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर मेरे ऐसे भाई जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा दाढ़ी रखी है, सर पे टोपी, और मगर उनके सब कुछ काम चीज़ें बड़ी फुर्ती पे, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे हमारे माशरे में जो इस तरह के भी इदारे कायम हैं और काम नहीं देते? जी, आई थिंक ये यकीनन एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन इसमें मेरी रिकमेंडेशन ये है कि देखें, इट इज़ ऑल अबाउट योर ओन माइंडसेट। कुछ वहम जो है ना वो इंसान के अपने अंदर ही होते हैं कि जी मैंने अब पर्दा कर लिया है तो शायद इस वजह से मुझे जॉब नहीं मिलेगी, या मैंने दाढ़ी रख ली है तो। आप कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें भी वही फार्मूला जो हमने पहले बात की है कि अगर आपने दाढ़ी रखी है तो आप उसको भी इस तरह से अपने आप को कैरी करें कि उसकी भी तराश खराश अच्छी तरह हो। अगर आपने दाढ़ी जो है उसको अपना अच्छी तरह उसकी तराश खराश नहीं की हुई जैसे सुन्नत के मुताबिक हमें करनी चाहिए और उसको रफ रखा हुआ, तो ज़ाहिर है आपकी पर्सनैलिटी में सफाई के हिसाब से, सफाई के हिसाब से, एलिगेंस के हिसाब से। देखिए मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने टोपी भी रखी हुई होती है, दाढ़ी भी
उनकी काफ़ी बारिश होते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ होता है, बड़ा अच्छा ड्रेसिंग होती है। आप यकीन करें उनसे मतलब मिलके किसी तरह की भी आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती कि ये कोई प्रिमिटिव इंसान है। इसी तरह ख़वातीन को मैं ये कहूँगा कि मैं चूँकि ट्रेनिंग के फील्ड में हूँ, तो मेरी ट्रेनिंग्स में बहुत सारी अच्छी कंपनियों में जब मैं ट्रेनिंग करवाने जाता हूँ, बहुत सारी ख़वातीन पर्दादार होती हैं, बाकायदा हिजाब में होती हैं, और मैं ही समझता हूँ कि मतलब मुझे कोई उनके साथ बात करते हुए या उनको मुझसे बात करते हुए किसी तरह की ऐसी फीलिंग नहीं होती कि जी इनके ड्रेसिंग या हिजाब ने कोई जो है वो उनके लिए मसला खड़ा किया हुआ है। तो ये तो बेसिकली आपके अपने माइंड सेट की कॉन्फिडेंस की बात है, और मैं ही समझता हूँ इंटरनेशनली भी पूरी दुनिया में अब तो इस बात को जो है वो प्रमोट भी किया जा रहा है। सिर्फ काम को देखना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच फराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आई होप आप प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा, आपको समझ आ गया होगा हाउ टू बिकम स्मार्ट एंड मेक योर CV वेयर यू कैन गेट योर जॉब। सो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको जॉब क्यों नहीं मिलती, अब ये जवाब होगा कि हमें तो जॉब मिल जाती है। विल सी आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, अब हम बात करेंगे यहाँ पर गुर्दे पे जो पथरी हो जाती है उसके लिए क्या इलाज है, क्या फर्स्ट एड है और किस तरीके की तदाबीर हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। उस पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट, हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फ़िज़ा। आप तो आते रहते हैं, हमारे प्रोग्राम का पैटर्न भी आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि हम जितनी लोगों की मदद कर सकें, उनकी रहनुमाई कर सकें, तो वो आप लोग जैसे पर्सनालिटीज़ जब हमारे शो पे आती है तो उनकी काफ़ी मदद हो जाती है। आपके इस जज्बे की मैं बड़ी कदर करता हूँ, और आपके प्रोग्राम्स के बाद मुझे भी कॉल्स आती हैं, उससे यकीनन लोगों को फ़ायदा होता है, और जब लोगों को फ़ायदा होता है तो हम सब को एक इनर फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, पीस डेफिनेटली आती है। माशाल्लाह। तो आज हम बात करें गुर्दे की पथरी के ऊपर, तो ये क्यों हो जाती है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, तो ये सबसे पहले यहाँ से बयान कीजिएगा। अच्छा, सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चूँकि इस फील्ड का माहिर हूँ तो मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि जिस फील्ड से मैं काम कर रहा हूँ, माहिर अमराज गुर्दा मसाना, तो इसमें पथरियाँ सिर्फ गुर्दों में नहीं होती। मैं अपने ही शोबे की बात कर रहा हूँ, पित्ते को तो मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा। आप शुरू हो जाए यहाँ से, गुर्दे में भी पथरियाँ होती हैं, गुर्दे की नाली में भी पथरियाँ हो सकती हैं, उसके बाद मसाने में पथरियाँ हो सकती हैं, प्रोस्टेट गदूद के अंदर पथरियाँ हो सकती हैं, पेशाब की नाली में पथरियाँ हो सकती हैं। तो ये 5 मोटी मोटी जगह मैंने डिफ़ाइन कर दी कि यहाँ पथरियाँ हो सकती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पथरियाँ कहाँ कहाँ हो सकती हैं। ठीक है, और इनकी वजूहात क्यों होती है? अच्छा, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। एक यूनिवर्सल रूल है। यूनिवर्सल रूल ये है कि क्वांटम ऑफ अननोन नॉलेज इज़ मोर देन द नोन नॉलेज। जितना भी हमें पता है ये बहुत कम है वो जो हमें अभी पता नहीं है। आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना शुरू कर दें तो फिर पता चलता है कि वी नीड टू लर्न मोर, इवन मोर। पथरियों की अभी तक तमाम रिसर्च साइंटिस्ट की तहकीकात के बावजूद अभी तक जो वजूहात पता हैं वो 50% से ज़्यादा स्टोन्स में नहीं पता है। इसका मतलब ये है कि अगर 50% स्टोन्स अभी भी ऐसे हैं जिनकी एग्जैक्ट रीज़न ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स नहीं पता, तो ये सवाल इसलिए अहम है कि लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बंद कर देते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी हम तो डॉक्टर साहब पालक नहीं खा रहे, टमाटर नहीं खा रहे, साग नहीं खा रहे, चावल नहीं खा रहे, फ़लाँ चीज़ नहीं खा रहे, सब कुछ बंद कर दिया। अरे भाई, क्यों बंद किया है? इस बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि सिर्फ थोड़े से स्टोन्स ऐसे हैं जिनको ख़ास तौर पे मैं उसका नाम लेना चाहूँगा, वो यूरिक एसिड स्टोन्स हैं। अच्छा। वो स्टोन्स हार्डली 15% लोगों में होते हैं यानी जिनको स्टोन्स हैं। बाकी 85% लोगों में अगर आप ये सारी चीज़ें, बड़ा गोश्त, चावल, सब कुछ बंद भी कर दें, उसका नुकसान ये होगा कि बंदा ये समझ रहा है कि मैंने तो सब कुछ बंद कर दिया है, मुझे अब नहीं स्टोन्स होने लगे। इनफैक्ट वो स्टोन्स किसी और चीज़ के हो सकते हैं। वो कैल्शियम स्टोन हो सकते हैं, ऑक्जेलेट स्टोन्स हो सकते हैं, फॉस्फेट स्टोन्स हो सकते हैं, इन्फेक्शियस स्टोन्स हो सकते हैं, सिस्ट, मतलब ये एक लंबी लिस्ट है। मैं उस टाइप्स ऑफ कितने हैं? सो मैनी टाइप्स ऑफ स्टोन्स। तो इसलिए एक तो जो आपने सवाल किया, अगर उसका मैं ब्रीफ सा लाऊं कि जी क्यों हो जाते हैं स्टोन्स, तो वजूहात में सबसे पहले तो एक वजह हो सकती है मरूसी, यानी ख़ानदान में स्टोन्स हो रहे थे, दादा को, नाना को, मामा को, चाचा को, पापा को, किसी को भी, तो एक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगली नस्ल को भी स्टोन्स हो सकते हैं। दूसरे आ जाते हैं पैदाइशी नुकाइस। किसी के गुर्दों में ऐसी कोई डिज़ीज़ है, उसके अंदर उसकी नैरोइंग है, उसकी नाली तंग है, पेशाब पूरी तरह ड्रेन नहीं हो रहा तो अंदर जमा हो रहा है,
तो जब अंदर जमा होता है तो बेसिकली स्टोन सबसे पहले एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल से बनता है जो हमें नज़र भी नहीं आती। फिर वो स्टोन क्रिस्टल्स की एग्रीगेशन होती है, वो थोड़ी सी बड़ी क्रिस्टल रेत का ज़रा बन जाता है, फिर वो रेत के ज़रे मिलते 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 फिर वो कहीं जाके एक स्टोन बनता है। अच्छा। और फिर अगर स्टोन को हमने अगर डायग्नोज नहीं किया, हमने उसकी तशखीस नहीं की, हमने उसको इग्नोर कर दिया, दर्द हुई तो दर्द की दवाई खा ली, आप यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं आए, किसी ने आपको गाइड नहीं किया, किसी भी वजह से, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा, तो वो क्या होगा, वो स्टोन अंदर ही अंदर पलता रहेगा और वो बड़ा हो जाएगा। वो बाजुकात इतना बड़ा हो जाएगा कि गुर्दा छोटा रह जाएगा, स्टोन बड़ा हो जाएगा, और वो साइलेंट स्टोन हो सकता है। आप लोगों को एक बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि डॉक्टर साहब दर्द तो कभी हुई नहीं। ज़रूरी नहीं है हर स्टोन के अंदर दर्द हो। अच्छा। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ, हो सकती हैं, इसकी बहुत सारी अलामात हैं, हम उस तरफ बाद में आते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्टोन्स की वजूहात के ऊपर। तो ये आपने ख्याल रखना है कि हमने बात की मरूसी, पैदाइशी, उसके बाद खुराक का तल्लक है, खुराक कैसी ले रहे क्या हैं। ये पालक वगैरह से होती है स्टोन्स? जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना ये पथरी, हम पालक बहुत खाते थे इसकी वजह से हो गई, क्या ये सच है? इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें सच्चाई मैंने बताया कि सिर्फ 10 से 15% स्टोन फार्मर्स के अंदर ऐसी परसेंटेज है जिनका तल्लक हम कहते हैं रेड मीट के साथ है, जिनमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट वो ले रहे हैं, उनके यूरिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा बन रहा है तब ये हो सकता है। कुछ लोगों को जैसे गाउट, एक गैंठिए की बीमारी है, उनमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, उनमें यूरिक एसिड स्टोन बन सकते हैं। हर किस्म के स्टोन्स में पालक, साग, टमाटर का रोल बिल्कुल नहीं है। ये मैं क्लियर मैसेज दे रहा हूँ, और जितने भी लोग देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो मेरे इस पैगाम को नोट कर लें। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जी हर बंदे को जो है ना वो पालक, साग, टमाटर से स्टोन हो रहे हैं। हम सारी दुनिया में खाई तो फिर जाती है। कौन सी ऐसी डाइट खा लेते हैं जिसकी वजह से ये स्टोन्स हो जाते हैं? क्या कोई डाइट की अच्छा, वजह हम से भी है? वजूहात की तरफ चल रहे हैं ना, उसके बाद वजह आ जाती है हमारी एरिया, जोग्राफियाई एरिया। हम जिस खित्ते में रह रहे हैं, इस खित्ते को वैसे ही कहते हैं, ये स्टोन बेल्ट एरिया है। ये मेडिटेरियन सी से शुरू होता है, जिसके बाद सूडान, मिस्र, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, ये सब एक बेल्ट में आते हैं जिसको हम कहते हैं स्टोन बेल्ट। स्टोन बेल्ट एरिया में जो लोग भी रहते हैं उनके अंदर स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा है। अब आ जाते हैं और वजूहात के ऊपर, इन्फेक्शंस के ऊपर। जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस हो रही हैं, बार बार वो ट्रीट नहीं हो रही, तो इन्फेक्शियस स्टोन्स बनेंगे। फिर आ जाते हैं पानी के ऊपर। लोग पानी अगर कम पी रहे हैं, आप रेगिस्तानी इलाकों में रह रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं, आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दिन में मजदूरी इतनी कर रहे हैं, आप अगर एडिक्वेट ऑप्टिमल इनटेक ऑफ वाटर नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली आपके चांसेस हैं कि जब भी पानी की मिकदार कम होगी तो इसका मतलब है सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, गाढ़ा हो जाएगा ना, तो वहाँ पे वो क्रिस्टलाइजेशन का अमल शुरू होगा, फिर वो स्टोन बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं। डाइट के रेफरेंस से अगर बात करें तो मैंने एक पहले भी जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट जो लेते हैं वो, और बहुत ज़्यादा जो नमक लेते हैं जिसमें सोडियम एक चीज़ है, वो भी हाई इनटेक अगर होगी उसकी तो स्टोन बनने के चांस बहुत ज़्यादा अगर नमक ले रहे हैं। अच्छा। इसी तरह आ जाते हैं हम लाइफस्टाइल के ऊपर। ये बड़ी अहम सब्जेक्ट है कि हम लोगों का लाइफस्टाइल जो है मोस्टली अनहेल्दी है। डाइट भी अनहेल्दी हम ले रहे होते हैं और लाइफस्टाइल भी अनहेल्दी है। अच्छा डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल पे डिटेल में बात करेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं ताकि आप इसको तरीके से समझा सकें कि व्हाई आवर लाइफस्टाइल इज सो डिफरेंट एंड नॉट इन प्रॉपर वे व्हिच वी हैव टू फॉलो। या सो विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं कि जो पथरी हो जाती है हमें कहीं पे भी, कभी पेशाब में, कभी गुर्दे में, तो ये सब क्या वजूहात होती हैं, मगर इसकी जो प्रॉपर डाइट है वो हम पूछते हैं कि क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए डॉक्टर साहब, क्या डाइट होनी चाहिए प्रॉपर हमारी? देखिए, लाइफस्टाइल एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मैं अपने सब देखने वालों, सुनने वालों के लिए ये उनके साथ शेयर करूँगा। अमेरिका के अंदर बहुत रिसर्च होती है ना मेडिसिन के ऊपर, सर्जरी के ऊपर। अभी तक यही समझा जाता है कि हमारा जो भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो अपना इलाज करवाने के लिए बाहर जाते हैं ना, तो अमेरिका उसमें सर फहरिस्त है। तो चूँकि मैं भी अमेरिकन क्वालिफाइड हूँ, तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस बनते हैं, जैसे कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, कॉलेज ऑफ मेडिसिन, कॉलेज ऑफ सर्जरी। अभी रिसेंटली जो सबसे लेटेस्ट कॉलेज वहाँ पे बनाया गया है, दैट इज़ अमेरिकन कॉलेज फॉर लाइफस्टाइल मेडिसिन। यानी इतनी ज़्यादा अहमियत है इसकी। अच्छा। अभी एक बात शायद मैंने पहले भी शेयर की थी कि पाकिस्तान को रिसेंटली एक दर्जा हासिल हुआ है टॉप करने का, और वो है डायबिटीज़। अच्छा, ये पथरियाँ जो है ना, एक्चुअली मुझे इसका दुख इसलिए ज़्यादा होता है
कि देखिए दुनिया में जहाँ भी गुर्दे फेल हो रहे हैं ना, गुर्दे फेलियर्स की जो वजूहात हैं उसमें शुगर और ब्लड प्रेशर सरे फहरिस्त है। ऐसे ही है। अच्छा, पथरियों की वजह से दुनिया में गुर्दे फेल होने की शायद ही कोई मिसाल मिलती हो, क्योंकि ये 100% क्योरेबल है, ट्रीटेबल है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि लोग पथरियों को पता है क्या समझते हैं। मैं अक्सर उन्हें कहता हूँ कि भाई ये पथरियाँ हैं, बकरियाँ नहीं हैं। पथरी को बकरी ना समझो, पालते रहते हैं। मगर डॉक्टर साहब एक मसला तो होता है जब शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए बॉडी के अंदर और किसी की गुर्दे में पथरी का भी जो है स्टोन, उसको दर्द भी कर रहा है, वो पेन में भी बहुत ज़्यादा है और उसको शुगर का भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो ऊपर हाई लेवल पे चल रही है, तो वो जो गुर्दे का एक लबलबा होता है तो वो जब माइनस हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो फिर वो स्टोन का जो है वो इलाज भी नहीं कर सकते, ना ही तो उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि उसको सिर्फ हैवी मेडिकेशंस के ऊपर फिर रखना पड़ता है। तो इसका क्या सिलसिला होता है, इसका क्या सिम्टम होता है, ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। सॉरी, खास तौर पे जो पेशेंट हैं ऑलरेडी शुगर विद दिस। नहीं, आपने बड़ा, क्योंकि सवाल ज़रा टेक्निकल है और क्योंकि मोस्टली जिनको शुगर है उनके साथ ये पथरी वाला भी मसला आ जाए हम तो फिर पथरियों की बात कर रहे थे ना, तो पथरियों की वजूहात के अंदर वो लोग जिनको कोई और बीमारियां भी, जैसे आपने शुगर का जिक्र किया, जैसे ओबेसिटी एक डिजीज़ है, उन लोगों में जिनका सीडेंट्री बिल्कुल थकड़ किस्म का लाइफस्टाइल है, कोई एक्टिविटी नहीं है, वो लोग जिनमें ब्लड प्रेशर है या और इन्फेक्शन, तो ये वो काजेज़ हैं जिसकी वजह से पथरियाँ हो सकती हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक है, ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन ये है कि पथरियों का जो इलाज है वो हम जो है ना ऑपरेशन ही होगा, चीरा ही देगा। जब भी हम किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे क्वालिफाइड, तो उसने चीरा, नो नॉट एट ऑल। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ, सबको सुना रहा हूँ, लिख लें मेरी ये बात, जितने भी स्टोन्स हैं उसमें सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी, ये कुदरत की तरफ से एक अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि हमारे यहाँ जितने स्टोन फार्मर हैं, छोटे छोटे स्टोन बनते रहते हैं और 50% स्टोन्स अल्लाह ताला एक ख़ास तरीके से उनकी मदद करता है और वो स्टोन्स निकल जाते हैं। और लोग ये समझते हैं खुद कि ही फ्लश आउट हो जाता है। लोग ये समझ रहे हैं कि ये स्टोन उन कतरों ने निकाले हैं, उस पुड़ी ने निकाले हैं, उस एंटीबायोटिक ने धागे ने निकाले निकाले या हैं, कोई उस ऐसे। शोबदाबाजी ने निकाले हैं। नो, तो पैगाम मेरा ये है कि बचे आप अताई होमियो से, अताई डॉक्टरों से, अताई हकीमों से, अताई सन्यासी बावों से, शोबदाबाजों से। जो स्टोन निकलने वाले हैं, याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो स्टोन जो निकलने वाले हैं वो खुद ब खुद अल्लाह ताला ने एक ख़ास तरीके से, अगर आप एडिक्वेट इंटेक पानी की है तो वो निकल जाएंगे। अच्छा, और वार्निंग मैं यहाँ पे ये दे रहा हूँ कि जो स्टोन्स निकलने वाले नहीं हैं, आप ये दर्द के लिए दवाई ले ली, स्टोन हुए, आपको किसी ने दर्द की दवाई दे दी, वो मोस्टली पेन किलर्स में ही होते हैं जितने ये जो पेन किलर्स इटसेल्फ बहुत ज़्यादा लेने, वो गुर्दों के लिए खुद बड़े नुकसानदेह हैं, गुर्दे इससे भी फेल हो जाते हैं। अगर कोई लोग बहुत लंबे अरसे से पेन किलर ले रहे हैं, वो ख़तरनाक हो सकते हैं, मैदे के लिए भी और गुर्दों के लिए भी। तो बात हम ये कर रहे हैं कि ये किसी के गुर्दे में सूजिश भी है डॉक्टर साहब, सपोज तो पेन किलर भी लेगा, शुगर भी बढ़ी हुई है, तो फिर ये कैसे ठीक होगा? ये तो सवाल है मेरा। अब उसको तकलीफ भी है, चीखें भी मार रहा है। तो थोड़ा सा हम इसको मिक्स करें। लबलबा बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है जिसको हम पैंक्रियास कहते हैं, वो शुगर के लिए कंट्रोल करता है, वो गुर्दों से हट के एक चीज़ है, वो गुर्दे का हिस्सा नहीं है। गुर्दे के साथ एक ग्लैंड होता है, उसको हम कहते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। गुर्दे में अगर सोजिश है और शुगर भी है, तो हमने स्टोन, एक असूल जो जिसको हम रूल ऑफ थंब कहते हैं, वो ये है कि हमने पथरी को रखना नहीं है, पथरी से हमने जान छुड़ानी है। वो मेडिसिन से निकले, कुदरती तरीके से निकले, वो लिथोट्रिप्सी से निकले, वो मैजिक से निकले, वो लेज़र से निकले। मैं ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा। मुझे तो लगता है कि मुझे कम से कम कोई 25-30 साल हो गए होंगे जब मैंने किसी स्टोन के पेशेंट को कोई कट लगाया था। अच्छा, नो वे, नो कट, नो स्टिच। अरे वाह। तो मैक्सिमम स्टोन्स मैं तो कहता हूँ ऑलमोस्ट 100%, थोड़ी सी परसेंटेज शायद ऐसी हो, सब के सब स्टोन्स को हम बगैर कट के, बगैर स्टिच के निकाले जा सकते हैं, मेडिकेशन से, लिथोट्रिप्सी से, लेजर से, मतलब इसके टेक्निकल नाम है, मगर उसको निकालना जरूरी है। हाँ, मैं अच्छा चले एक एग्जांपल देता हूँ। फिजा, आप मुझे बताएं, मैं आपके हाथ पे एक पत्थर रख दूं, आप उसको कितनी देर पकड़े रखेंगे? फेंकेंगी ना उसको? यही कहूंगी ना, उठा लें, आपका पत्थर है, निकालें, फेंक देगी ना आप। हाँ। अच्छा, अगर वो पत्थर खुदा ना खास्ता मुंह में रख दिया जाए, तो आप खाना खाते हुए कभी कभी मुंह में पत्थर आ जाता है ना, उसी वक्त आप उसको निकालो। तो अगर एक पत्थर किडनी में पड़ा हुआ है या किडनी की नाली में पड़ा हुआ है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये कतरे पीता रहूंगा तो ये पत्थर निकल जाएगा, अगर तो वो निकल रहा है, निकलने वाला है, मैंने पहले कहा है वो निकल जाएगा। और अगर वो नहीं निकलने वाला
तो फिर क्या होगा कि वो पत्थरी जो बिल्कुल बाजरे के दाने से भी छोटी थी, वो बनते 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 गुर्दे को बिल्कुल धकेल देगी पीछे, कंप्रेस कर देगी, अंदर पत्थर ग्रो कर तो देगा। लास्ट कितना ये साइज पकड़ लेता है जो पथरी का मैं होता आपको है? बताऊं पथरी का साइज, आप हैरान होंगी। ये खुद मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, लिटरेचर में इससे भी ज़्यादा मेंशन्ड है। खुद हमने गुर्दे की पथरी निकाली हुई है 1.1 किलो की, हैं? 1.1 किलो की पथरी मसाने से हमने निकाली हुई है। मैंने खुद, इतनी बड़ी? जी इतनी बड़ी। आप उसका वजन देखें ना, किलो से ज़्यादा के वजन की पथरी। होता क्या है कि ये मसाना जो है जब ये गुर्दे से निकल के आ जाए, गुर्दे में भी इतनी बड़ी बड़ी पथरियाँ होती हैं। आप देखें, देखें गुर्दे का साइज़ तकरीबन 12-13 सेंटीमीटर का है, आलमोस्ट ये 5-6 इंच बन गया ना। तो अगर 6 इंच की पथरी है, इतनी बड़ी पथरी बन गई, उधर से 3 इंच 4 इंच चौड़ी हो गई, गुर्दा तो पीछे एक झिल्ली रह गया ना, ख़त्म हो गया गुर्दा, फेल हो गया। पथरी की वजह से गुर्दा फेल हो जाए, ये मैं कहता हूँ यार, इससे खुदा के लिए आप ये ना होने दें। शुगर का तो कोई ऑपरेशन नहीं है ना, नहीं। ब्लड प्रेशर का तो कोई ऑपरेशन नहीं है ना, तो यार पथरी का भी ऑपरेशन नहीं है, बगैर ऑपरेशन की पथरियाँ ट्रीट कर रहे हैं। ये मिसकंसेप्शन है, ये शोबदाबाजों की शोबदाबाजियाँ हैं, वो चला रहे हैं लोगों को। और लोग भी हमारे यहाँ इतने सादे, इतने भोले, इतने मासूम, मैं क्या कहूँ उनको, मुझे मतलब तरस भी आता है। तो ये नहीं होने देना। बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं बल्कि ये भी बात करना चाहूँगी कि खुदा के लिए कोई ऐसी पथरी है, कुछ है, तो ऑथेंटिक डॉक्टर्स के पास जाएं, स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उनसे रुजू कीजिए और उनके अपनी इस पथरी के पेन और अपने इस पथरी के बारे में बताएं। ये पथरी को आपने पालना नहीं है तोते की तरह, अपने जिस्म में, अपने जिस्म से निकालना है। उसके लिए क्या मेडिकेशंस हैं, क्या है, क्या सारी चीज़ों के लिए आप सही मालूमात कीजिए सही डॉक्टर के पास जाके। और थैंक यू सो मच, आपने हमारी रहनुमाई की, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एंड में जो भी आप बल्कि कहना चाहते हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि लोगों का ये होता है कि सर वो पथरी थी, उसके बाद वो निकल गई, बस सर फिर तो कभी दर्द हुई नहीं। यार मेरा पैगाम लिख लें, मैं कह रहा हूँ लिख लें। पथरी अगर एक दफ़ा किसी को भी हुई है, वो दोबारा बनेगी, उसके चांसेस हैं। वो बनती कब है? वो 6 महीने बाद बनती है, 6 साल बाद बनती है। जब भी प्रॉब्लम होगी याद रखिएगा, आपने सिर्फ एक बात नहीं भूलनी, आपकी जब पथरी बनी है तो उसके बाद आपने लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई करना है, पानी की मिकदार रीज़नेबल रखनी है, और लाइफस्टाइल बेहतर करने के साथ खुराक बेहतर करनी है, और फॉलो अप ज़रूर रखना है। पथरी दोबारा बन सकती है, भूलना नहीं है, पथरी को पालना नहीं है। जैसे फ़िज़ा ने कहा, पथरी है, इसको तोते की तरह नहीं पालना। मैं तो कहता हूँ पथरी है, बकरी नहीं है। तो फॉलो अप ज़रूर रखना है, एक डॉक्टर से रब्ता रखना है, ताकि अगर कभी बन भी जाए दोबारा पथरी, जो कि जिसके के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो वो उसी वक्त उसको उसी मेडिकेशन के ज़रिए, बगैर किसी ऑपरेशन, बगैर किसी प्रोसीजर के निकल जाएगी। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि जी लोग बचें पथरियों से, पथरियों की वजह से गुर्दे ना फेल करवाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे मुलाकात करते हैं कल।